प्लेस ऑफ सप्लाई को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और प्लेस ऑफ सप्लाई में हम लोगों ने हमारा सेक्शन जो 12 है वो कवर कर लिया है। सेक्शन 12 किसका है? सेक्शन 12 है सर्विसेज को लेके, जहां पर हम प्लेस ऑफ सप्लाई निकाल रहे हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्विसेज। और सेक्शन 12 यहाँ पे हमारा तब लगा है जब लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट दोनों ही कहां पर है? इंडिया में है। ठीक है, यहाँ पर हमने सारी सेक्शन अभी देख लिए एक्सेप्ट वन सेक्शन, और वो है हमारा कौन सा? सेक्शन 12 सबसेक्शन 2। हमने कौन सा सेक्शन नहीं देखा है? सेक्शन 12 सबसेक्शन 2 अभी हमने नहीं देखा। सर सेक्शन 12 सबसेक्शन 2 में क्या है? सेक्शन 12 सबसेक्शन 2 में आपको दे रखा है डिफॉल्ट रूल। यहाँ पर क्या आता है? यहाँ पर आता है आपका डिफॉल्ट रूल। तो डिफॉल्ट रूल क्या? देखिए, हमने अभी तक सेक्शन 12 में जिन सर्विसेज के बारे में बात करी है वो कौन कौन सी सर्विसेज थी? ट्रेनिंग और परफॉर्मेंस सर्विस हो गई आपकी, इवेंट को ऑर्गेनाइज करने की सर्विस हो गई आपकी, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर हो गया, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स हो गया, इंश्योरेंस सर्विसेज हो गई हैं, सर्विसेज विच आर इन रिलेशन टू व्हाट? इमूवेबल प्रॉपर्टीज, वो हो गई हैं हमारी। फिर हम बात करें सर्विसेज रेस्टोरेंट वाली, जहाँ रेस्टोरेंट सर्विस, केटरिंग सर्विस हो गई आपकी, पर्सनल ग्रूमिंग सर्विस ये वाली हो गई, एडमिशन टू इवेंट वाली सर्विस हो गई है आपकी, बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज हो गई थी, एडवर्टीजमेंट वाली सर्विसेज हो गई थी आपकी। फिर हमने वहां पे कहा था कि सप्लाई ऑफ गुड्स की जो सर्विस होती है वेसल और एयरक्राफ्ट में, वो वाली सर्विस हो गई थी, और सप्लाई ऑफ टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज वाली, ये सारी सर्विसेज हमने देख ली थी। क्या हमारे पूरे इंडिया में, या बोला जाए अगर नॉर्मली आपसे, तो क्या सिर्फ यही सर्विसेज होती हैं क्या? इसके अलावा कोई और सर्विस नहीं है? जी सर बिल्कुल है। तो हमने कहा कि जो सर्विस स्पेसिफिक है वो तो कवर हो गई आपकी किसमें? सेक्शन 12 सबसेक्शन 3 में से लेके सेक्शन 12 सबसेक्शन 14 तक में। पर बहुत सारी सर्विसेज ऐसी हैं जो कि अभी कवर नहीं हो पाई हैं, तो वो सारी की सारी किसमें जाएंगी? डिफॉल्ट रूल में जाने वाली हैं। ठीक है, और उस पर क्या एप्लीकेबल होगा? आपका डिफॉल्ट रूल एप्लीकेबल होने वाला है ना। डिफॉल्ट रूल के हिसाब से प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होने वाली है? बहुत ही छोटा सा एक पॉइंट दे रखा है इन्होंने, और वो क्या कहा इन्होंने कहा कि अगर आपके रिकॉर्ड में जो बंदा सर्विस ले रहा है, द पर्सन हु इज टेकिंग द सर्विसेज, इट मींस रिसिपिएंट जो है, अगर उसका एड्रेस आपके रिकॉर्ड्स में अवेलेबल है, एग्जिस्ट करता है, अगर एड्रेस इन रिकॉर्ड एग्जिस्ट करता है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी? प्लेस ऑफ सप्लाई आपकी होगी लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट। क्या होने वाली है? प्लेस ऑफ सप्लाई आपकी हो जाएगी लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट। बट इफ एड्रेस ऑफ द रिसिपिएंट इज नॉट अवेलेबल इन योर रिकॉर्ड, एड्रेस इन रिकॉर्ड डज नॉट एग्जिस्ट, तो इस केस में फिर प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगी? लोकेशन ऑफ सप्लायर हो जाएगी। क्लियर है क्या ये? तो ये था हमारा डिफॉल्ट रूल किसका? सेक्शन 12 का। और बाकी सर्विसेज हमने सेक्शन 12 में कवर कर ही रही हैं। ठीक है सर, एक बार हमारे मन में फिर से डाउट कि हम पीओएस निकाल क्यों रहे हैं। देखिए, हम पीओएस निकाल रहे हैं ताकि हम प्लेस ऑफ सप्लाई और लोकेशन ऑफ सप्लायर इन दोनों को कंपेयर कर सकें, क्योंकि इन दोनों को जब हम कंपेयर करेंगे तब जाके हमें पता चलेगा कि जो सप्लाई हुई है वो आपकी इंट्रा स्टेट सप्लाई है या इंटर स्टेट सप्लाई है। इसलिए हम लोग प्लेस ऑफ सप्लाई निकाल रहे हैं। आई होप ये चीज आपको क्लियर होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा खत्म होता है सेक्शन 12। सेक्शन 12 यहाँ पे हमारा पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। अब हम बढ़ते हैं किसकी और? हमारे सेक्शन 13 की और। तो सेक्शन 13 की और हम लोग बढ़ने जा रहे हैं। आइए देखते हैं हमारे सेक्शन 13 में क्या दे रखा है। तो अब हमारे सामने अवेलेबल है सेक्शन 13 का चार्ट। सेक्शन 13 में कौन कौन सी चीजें कवर्ड है आपको बता दें हम कि यहाँ पर सेक्शन 13 में हम प्लेस ऑफ सप्लाई निकाल रहे हैं। कौन से केस में? जब लोकेशन ऑफ सप्लायर या फिर लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट दोनों में से कोई भी एक जना कहां पर है? इंडिया के बाहर है, या फिर दोनों ही कहां पर है? इंडिया के बाहर है। ठीक है जी, तो ये केस यहाँ पे आपका आ गया है सेक्शन 13। सेक्शन 12 में और सेक्शन 13 में डिफरेंस क्या है? सेक्शन 12 में लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट, सर्विस देने वाला और सर्विस लेने वाला दोनों ही कहां पर थे? भारत में थे। पर अगर हम बात करें किसकी? सेक्शन 13 की, तो इन सर्विसेज में यहाँ पे जो पॉइंट्स कवर्ड हैं उसमें साफ साफ ये बोला गया है कि लोकेशन ऑफ सप्लायर
या लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट, इन दोनों में से कोई सा भी एक व्यक्ति कहां पर होगा, इंडिया के बाहर होगा, या फिर दोनों ही कहां पर होंगे, इंडिया के बाहर होंगे। एक और डिफरेंस है सेक्शन 12 और सेक्शन 13 में। अगर हम सेक्शन 12 के स्टार्टिंग की कुछ सर्विसेज की बात करें, जैसे कि इवेंट को ऑर्गेनाइज करने की सर्विस, ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस की सर्विस, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर और इंश्योरेंस सर्विसेज, अगर हम इन सर्विसेज के बारे में बात करें तो वहां पर हमने देखा था कि अगर ये सर्विसेज दी जा रही हैं B2B और B2C को लेके, ठीक है, इन 5 सर्विसेज के लिए हमने प्लेस ऑफ सप्लाई अलग अलग निकाली थी, पर सेक्शन 13 में ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे साफ साफ बोला गया है कि अगर ये सर्विसेज किसी के द्वारा भी दी जा रही हैं तो उसकी प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी। इसका मतलब सेक्शन 13 में हमें जो है वो ये चेक करने की रिक्वायरमेंट नहीं है कि सर्विसेज किसे दी जा रही हैं। सर्विसेज जो है वो रजिस्टर्ड पर्सन को दी जा रही हैं या अनरजिस्टर्ड पर्सन को दी जा रही हैं, वो हमें यहाँ पे देखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके, बढ़ते हैं हम सेक्शन 13 में। सेक्शन 13 का भी जो थोड़ा टेक्सचर है वो सेम है किसके जैसा, सेक्शन 12 के जैसा। यहाँ पर भी आपको कुछ स्पेसिफाइड सर्विसेज के लिए अलग से प्लेस ऑफ सप्लाई दे रखा है, और वो सर्विसेज जो कि स्पेसिफाइड सर्विसेज की कैटेगरीज में नहीं आती हैं उनके लिए हमने क्या रखा है, उनके लिए हमने डिफॉल्ट रूल रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं आपकी कौन सी, स्पेशल कैटेगरी वाली सर्विसेज। हम कौन सी स्टार्ट कर रहे हैं जी, हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे स्पेशल कैटेगरी वाली सर्विसेज को। सबसे पहले मैं आपको रीड करा दूं यहाँ पे सबसे पहला जो सेक्शन है वो हम लेने जा रहे हैं कौन सा, सेक्शन 13 सबसेक्शन 3, सप्लाई ऑन सर्विसेज ऑन गुड्स फिजिकली मेड अवेलेबल बाय रिसिपिएंट। क्या कहने का मतलब है ये कि जो सर्विसेज हैं वो किस पे दी जाएंगी, गुड्स पे दी जाएंगी। सर्विसेज जो है वो किस पे दी जाएंगी, गुड्स पे दी जाएंगी, और उस गुड्स पे सर्विसेज अगर दी जाती है तो उस गुड्स को आपको फिजिकली अवेलेबल करवाना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कल को आपकी एक्टिवा, स्कूटर, बाइक, कार अगर खराब हो जाती है तो आप उसको लेके जाते हो सर्विस सेंटर पे। मतलब कि अब सर्विस सेंटर वाला क्या दे रहा है, सर्विस सेंटर वाला उस व्हीकल पे आपको सर्विस दे रहा है, तो वो सर्विस हुई ना, जो सर्विस सेंटर के द्वारा आपको दी गई है वो क्या है, वो सर्विस है। ठीक है, पर वो सर्विस देने के लिए क्या आपको अपना गुड्स उसको अवेलेबल करवाना पड़ा या नहीं करवाना पड़ा, जी बिल्कुल करवाना पड़ा। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं उन सर्विसेज की, सर्विसेज विच आर इन रिलेशन टू गुड्स, मतलब वो सर्विसेज जो कि गुड्स पे दी जाती है। आपका टीवी खराब हो गया, आपका एसी खराब हो गया है, ठीक है, बहुत सारी चीजें ऐसी, आपकी मिक्सी खराब हो गई घर की, आपकी वॉश खराब हो गई है, तो दे आर सो मैनी थिंग्स जो खराब हो जाती हैं, मशीन खराब हो गई है, तो ये खराब हो जाने के बाद आपको ये गुड्स जो है वो दुकानदार को फिजिकली अवेलेबल करवाने पड़ते हैं ताकि वो उस पे उसको रिपेयर कर सके, उसको उस पे रिपेयर की सर्विस दे सके। ठीक है, तो इन रिलेशन टू गुड्स फिजिकली अवेलेबल। आई होप ये चीज क्लियर है। हम यहाँ पे सर्विस की बात कर रहे हैं किसके, उस गुड्स के संबंध में, जिस उन सर्विसेज के संबंध में जिन सर्विसेज में आपको जो गुड्स हैं वो फिजिकली अवेलेबल करवाने पड़ते हैं दुकानदार को। ठीक है, अब इसके यहाँ पे हम बहुत सारे पॉइंट जो हैं वो डिस्कस करने वाले हैं, तो एक एक करके हम यहाँ पे पॉइंट जो है वो डिस्कस करेंगे आपके साथ। ठीक है, तो यहाँ पे पहली चीज तो क्या बोली गई है, सिंपल सी चीज बोल दी गई है कि अगर आपने सर्विस दी है एक ऐसे गुड्स के संबंध में जहाँ पे गुड्स क्या करवाए गए हैं, फिजिकली अवेलेबल करवाए गए हैं, तो ऐसे केस में जो प्लेस ऑफ सप्लाई होगा वो क्या होगा, वो होगी जगह जहां पर क्या हुई है, एक्चुअल परफॉर्मेंस हुई है। जहां पे क्या हुई है, वो एक्चुअल परफॉर्मेंस हुई है, वो जगह मानी जाएगी। ठीक है, एक्चुअल परफॉर्मेंस हुई है। सर अब आपको इस केस को आप सेक्शन 13 के संबंध में हमें समझाएंगे। चलिए हम बात करते हैं क्या, लोकेशन ऑफ सप्लायर कहां पर है जी, ये इंडिया में है, और एक बंदा है वो कहां पर रहता है, वो रहता है अमेरिका में। वो कहां पर है, अमेरिका में रहता है वो बंदा। ठीक है जी, अब अमेरिका में एक बंदा रहता है, इंडिया से हमने क्या करी थी, एक कार सोल्ड करी थी, इंडिया से कार गई, देखो जी कितनी अच्छी बात है, इंडिया वालों ने कार सोल्ड करी थी किसको, अमेरिका में एक व्यक्ति को। ठीक है, तो इंडिया से कार कहां पे गई, अमेरिका में गई, सोल्ड हो गई थी ये कार। अब ये जो बंदा है अमेरिका वाला, इसको गाड़ी में कुछ दिक्कत लग रही है, क्या लग रही है, इसको लग रहा है कि मेरे व्हीकल में जो है कुछ प्रॉब्लम है।
तो इसके लिए इसने क्या कहा, ये जो गाड़ी है ये इसने क्या करा, ये इसने कहा भैया ये गाड़ी मैं आपको इंडिया भिजवा रहा हूं, आप इसको रिपेयर करके मुझे भिजवा दीजिएगा। इसका मतलब कि जो अब हम लोग हैं वो क्या देंगे इसको अब हमारा जो सर्विस सेंटर है वो उसको रिपेयरिंग सर्विसेज देगा। हम इसको क्या दे रहे हैं, हम इसको रिपेयर सर्विस दे रहे हैं। हम क्या दे रहे हैं इसको, वी आर गिविंग रिपेयर सर्विस। तो हम तो कौन हो गए जी, हम तो हो गए सप्लायर, ठीक है, बिकॉज वी आर गिविंग सर्विसेज एंड दिस पर्सन इज व्हाट, रिसिपिएंट। ये जो व्यक्ति ये क्या है, रिसिपिएंट, क्योंकि ये हमसे रिपेयर की सर्विस ले रहा है। तो भैया लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट क्या हुआ, अमेरिका, और लोकेशन ऑफ सप्लायर क्या हुआ, इंडिया। मतलब एक व्यक्ति कहां पर है, इंडिया में, और एक व्यक्ति कहां पर है, अमेरिका में, दैट इज आउटसाइड इंडिया। अब इस व्यक्ति की कार जो है वो इंडिया आएगी, यस और नो, मतलब कि हम इसको दे रहे हैं क्या, हम इसको रिपेयर की सर्विस दे रहे हैं, और उस रिपेयर की सर्विस के लिए इसको अपने गुड्स जो हैं वो हमें अवेलेबल करवाने पड़ेंगे। ऐसा तो नहीं होगा ना कि मैं इंडिया से ही बोल दूं कि भैया इंडिया में बैठे बैठे मैं उसकी कार सही करवा दूं, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। हाँ, हम इस क्वेश्चन में ये मान के चल रहे हैं कि अमेरिका में हमारा कोई सर्विस सेंटर नहीं है। अगर हमारा सर्विस सेंटर अमेरिका में ही होता तो फिर उसमें यहाँ पे कोई बात आती ही नहीं। पर अभी हम मान रहे हैं कि ये जो गुड्स है ये कहाँ पर आया है, ये गुड्स है रिपेयरमेंट के लिए इंडिया में आया है, ठीक है, ये वाला केस लेके चल रहे हैं। अब ये कार इंडिया में आई, जब ये कार इंडिया में आई तो हमने इस पे रिपेयर करा, अरे हाँ है ना। अब इस केस में क्योंकि लोकेशन ऑफ सप्लाई इंडिया में है और लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट आउटसाइड इंडिया है, तो रूल लग गया कौन सा, सेक्शन 13। सेक्शन 13 में ये सर्विस कौन सी है, सर्विस जो कि आपने किसी गुड्स पे दी है, एंड द गुड्स हैज बीन मेड फिजिकली अवेलेबल टू यू। क्या गुड्स को फिजिकली अवेलेबल करवाया गया है क्या, हाँ बिल्कुल करवाया गया है। तो ऐसे केस में साफ साफ बोला गया है पीओएस क्या होगा, पीओएस होगी ऐसी जगह जहां पे क्या हुई है, एक्चुअल परफॉर्मेंस हुई है। तो एक्चुअल परफॉर्मेंस कहां पे हुआ है जी, इंडिया में हुआ है। एक्चुअल परफॉर्मेंस कहां पे हुआ, इंडिया में। तो देखिए पीओएस क्या हो गया, इंडिया हो गया, ठीक है, क्लियर है ये। अब लोकेशन ऑफ सप्लायर भी क्या है, इंडिया, प्लेस सप्लाई भी क्या है, इंडिया, दोनों ही इंडिया में है, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपके इंडिया में जिस पे जीएसटी एप्लीकेबल होने वाला है। आई होप ये चीज क्लियर है आपको, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, क्या हम इसको आगे बढ़े। मैं इसमें एक केस और बता दूं आपको, बिकॉज आपको मैंने कहा अगर हमारा सर्विस सेंटर कहाँ पे होता, अमेरिका में ही होता। हमारा सर्विस सेंटर कहाँ पर है जी, हमारा सर्विस सेंटर अगर अमेरिका में ही है तो फिर रिपेयरमेंट की सर्विस कौन दे रहा है, फिर रिपेयरमेंट की सर्विस कौन दे रहा है जी, हमारा सर्विस सेंटर दे रहा है। और उसने गुड्स जो है वो अवेलेबल भी कहाँ पे कराया, वहीं पे कराया। तो जहाँ पे एक्चुअल परफॉर्मेंस हुई वो जगह हो गई। अब एक्चुअल परफॉर्मेंस कहाँ पर हुई है, अमेरिका में, तो पीओएस कहाँ पे हो जाएगा आपका, अमेरिका हो जाएगा फिर उस केस में। क्लियर है ये, आई होप ये चीज आपको क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बात करी है क्या, सिंपल सी बात बोली हमने कि अगर आप क्या कर रहे हैं, अगर आप गुड्स के रेस्पेक्ट में, अगर आप क्या कर रहे हैं, गुड्स के रेस्पेक्ट में अगर आप सर्विसेज दे रहे हैं, अगर आप गुड्स के रेस्पेक्ट में सर्विसेज दे रहे हैं जिसमें गुड्स को फिजिकली अवेलेबल कराना होता है, तो ऐसे केस में जहां पे एक्चुअल परफॉर्मेंस हुई है वो जगह क्या मानी जाएगी, आपकी प्लेस ऑफ सप्लाई मानी जाएगी, ठीक है। ओके, इसके रेस्पेक्ट में हम आगे बढ़ते हैं और मैं यहाँ पे आपके साथ कुछ और एग्जाम्पल्स इसके लेने वाला हूँ। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं वो डिस्कस करने हैं मुझे आपके साथ, ठीक है। चलिए देखिए क्या हुआ, इंडिया ने एक सॉफ्टवेयर बनाया, कौन सा, टैली। अभी हम मान के चल रहे हैं कि जो सॉफ्टवेयर है किसने बनाया, इंडिया ने बनाया। तो इंडिया ने एक सॉफ्टवेयर बनाया, इसका नाम क्या है, टैली। तो वी आर, अब एक कंपनी है जो कि टैली सॉफ्टवेयर सेल करती है, ठीक है। हम यहाँ पे ले लेते हैं कनाडा। कनाडा में एक व्यक्ति है, हम एक सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं, टैली इज अ व्हाट, सॉफ्टवेयर, ठीक है। हम एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, हमने एक सॉफ्टवेयर बनाया। कनाडा में एक कंपनी है जिसने हमसे क्या परचेस कराया, हमारा, उसने हमसे सॉफ्टवेयर परचेस कराया। तो वी सोल्ड अवर सॉफ्टवेयर टू व्हाट, अ कंपनी हु इज वर्किंग इन व्हाट, कनाडा, ठीक है। अब सिंपल सी बात करते हैं आगे, बड़े ध्यान से देखते हुए चलते हैं। इसने, कनाडा वाली कंपनी ने क्या करा, इस सॉफ्टवेयर को अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लिया। अरे हाँ या ना, इसने इस सॉफ्टवेयर को अपने सिस्टम में क्या कर लिया है, इंस्टॉल कर लिया है। इंस्टॉल करने के बाद आफ्टर 1 और 2 मंथ इसको इस सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम क्रिएट हुई। क्या हो रही है, प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। तो इसने क्या करा जी, मेल करा किसको, इंडियन कंपनी को, क्योंकि जिससे आपने सॉफ्टवेयर परचेज करा है डेफिनेटली आप उसको ही कॉल करने वाले हैं। तो आपने उसको कॉल करा कि देखिए भाई साहब, हमने आपसे सॉफ्टवेयर परचेज करा था एंड वी आर फेसिंग सम प्रॉब्लम इन दैट सॉफ्टवेयर एंड यू आर सपोज टू रिजॉल्व दैट। आपको वो प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ेगी। तो इसने कहा कि आप बताइए मुझे, ये सॉफ्टवेयर मैं आपके पास भिजवा दूं। तो हमने कहा ये जरूरत नहीं है। आपको पता होगा कुछ साइट जिसको हम बोलते हैं, आपने शायद ये वर्ड कभी सुने होंगे, टीम व्यूअर होता है और एमी होता है।
टीम व्यूअर और एमी। इससे क्या होगा, ये व्यक्ति अपने सिस्टम में एक सॉफ्टवेयर होगा इसके पास टीम व्यूअर या एमी करके, और ये व्यक्ति अपने कंप्यूटर में या सिस्टम में टीम व्यूअर या एमी इंस्टॉल कर लेगा। अब हम क्या करूंगा मैं इससे, इसने जब जनरेट करेगा तो इसके एमी में कोड आएगा, ठीक है, इसके एमी में कोड आएगा या फिर टीम व्यूअर में कोड आएगा। ये जो कोड है वो व्यक्ति मुझे दे देगा और मैं अपने टीम व्यूअर के उसमें कोड में वो कोड जो मुझे इस व्यक्ति के द्वारा दिया गया है वो मैं टाइप करके यहाँ पर डाल दूंगा। जैसे ही वो मैं टाइप करूंगा तो मेरे सिस्टम से मैं इसका सिस्टम क्या कर सकता हूँ, एक्सेस कर सकता हूँ। आई कैन एक्सेस द सिस्टम ऑफ दिस पर्सन ऑन थ्रू माई सिस्टम। ठीक है, ये कहानी होती है किसकी, टीम व्यूअर की और एमी की। आई होप ये एग्जांपल्स आपको क्लियर होंगे। ये ऑफिसेज में यूज होता है। मतलब क्या होगा, कंप्यूटर मेरा ही होगा पर स्क्रीन इसकी आ जाएगी, मतलब मैं इसके अपने सिस्टम के थ्रू इसका सिस्टम एक्सेस कर रहा हूँगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। मैं अपने सिस्टम के थ्रू इसका सिस्टम एक्सेस कर पाऊंगा और मैं इसमें से सारी बातें निकाल लूंगा कि भैया आपने सॉफ्टवेयर अच्छे से इंस्टॉल करा है नहीं करा, उसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है। और इलेक्ट्रॉनिकली मैंने क्या करा है, आपकी जो प्रॉब्लम है वो बैठे बैठे मैंने क्या कर दी, सॉल्व कर दी। आपकी प्रॉब्लम मैंने यहाँ पे बैठे बैठे ही सॉल्व कर दी। मतलब कि इस केस में गुड्स को आपको फिजिकली अवेलेबल कराने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ी, गुड्स को फिजिकल अवेलेबल कराने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ी। इलेक्ट्रॉनिक मोड से मैंने क्या करा है जी, आपका इलेक्ट्रॉनिक मीन से मैंने आपके जो गुड्स थे उसको सर्विस दे दी है, रिपेमेंट की सर्विस मैंने उस पर दे दी है विद द हेल्प ऑफ टीम व्यूअर और एमी। तो ऐसे केस में बोला गया, देखिए बड़े ध्यान से क्या, अब इस केस में गुड्स तो फिजिकली अवेलेबल करवाए ही नहीं गए, इस केस में गुड्स जो हैं आपके वो फिजिकली अवेलेबल करवाए ही नहीं गए। तो ऐसे केस में बोला गया है कि प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी, प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी लोकेशन ऑफ गुड्स। प्लेस सप्लाई विल बी व्हाट, लोकेशन ऑफ गुड्स। जहां पे गुड्स लोकेट हैं उसी को क्या माना जाएगा, प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। इसका मतलब सॉफ्टवेयर जो है वो कहां पर था, कनाडा में ही था, तो पीओएस क्या हो जाएगा आपका, कनाडा हो जाएगा। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। तो भाई सर्विस देने वाला कहां पर है, प्लेस ऑफ सप्लाई कहां पर, इंडिया में, सॉरी लोकेशन ऑफ सप्लाई है इंडिया, प्लेस ऑफ सप्लाई आउटसाइड इंडिया। क्या हो गया ये हो गया एक्सपोर्ट हो गया, ये इसको हम क्या बोलेंगे, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस बोलेंगे। आपको एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस की हम लोग डेफिनेशन जो है वो पढ़ा चुके हैं, एक बार आप चेक करेंगे एक्सपोर्ट में क्या होता है। व्हेन द लोकेशन ऑफ सप्लाई इज इन इंडिया एंड द प्लेस ऑफ सप्लाई इज आउटसाइड इंडिया एंड द सर्विसेज हैज बीन रेंडर्ड आउटसाइड इंडिया एंड द अमाउंट हैज बीन रिसीव इन फॉरेन कन्वर्टेबल एक्सचेंज। ये सारी बातें हम आपको पढ़ा चुके हैं एक्सपोर्ट सर्विस की डेफिनेशन में। तो ये क्या हो गया, एक तरीके से एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस हो गई है, ठीक है, क्योंकि हमने इसके सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम जिसने सर्विस दी वो कहां पर है, इंडिया में ही है। प्लेस सप्लाई कहां पे, लोकेशन ऑफ गुड्स कहां पे थे, कनाडा में, तो वो आउटसाइड इंडिया हो गया। कनाडा वाला हमें पैसे जो है वो किस में देगा, कैनेडियन डॉलर में देगा, तो हमारे पास कन्वर्टेबल एक्सचेंज में क्या आने वाला है, पैसा आने वाला है। ठीक है जी, आई होप ये चीज जो है वो आपको क्लियर रहेगी। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर है। ओके, आई होप इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया क्या, एक्सेप्शन है। ये क्या है, एक्सेप्शन है किसका, अभी हमने आपसे कहा, क्या चीज कही हमने आपसे, कि अगर सर्विसेज दी गई हैं इन रिलेशन टू गुड्स एंड दैट गुड्स आर व्हाट फिजिकली अवेलेबल, तो प्लेस ऑफ सप्लाई हमेशा क्या होगी, एक्चुअल परफॉर्मेंस। इसके हमने एक्सेप्शन की बात करी, तो पहला एक्सेप्शन क्या है, ये वाला एक्सेप्शन है कि अगर आपने जो सर्विसेज है वो इलेक्ट्रॉनिकली मीन से दे दी है, तो इस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, लोकेशन ऑफ गुड्स होने वाला है। ठीक है, गुड्स के रेस्पेक्ट में सर्विस दी ना अभी हमने, उसने हमारे गुड्स को हमें अवेलेबल करवाया ना भाई। अरे अगर वो सिस्टम अपना अवेलेबल नहीं करवाता तो हम एक्सेस कैसे कर पाते, तो उसने सिस्टम तो अवेलेबल करवाया, बट ये प्रॉब्लम हमने इलेक्ट्रॉनिकली सॉल्व कर दी, इलेक्ट्रॉनिकली मीन से हमने सॉल्व कर दी है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या माना गया, लोकेशन ऑफ गुड्स माना गया। ठीक है, ओके, अब इसका हम दूसरा एक्सेप्शन करने जा रहे हैं। दूसरा एक्सेप्शन किसका जी, इसी का हम दूसरा एक्सेप्शन करने जा रहे हैं। क्या कहा हमने, अगर हमने सर्विस दी है इन रेस्पेक्ट ऑफ गुड्स एंड दैट गुड्स इज बीइंग मेड फिजिकली अवेलेबल टू यू, तो उस केस में पीओएस क्या होगा, आपका एक्चुअल परफॉर्मेंस होने वाला है। ठीक है, पर इसका एक्सेप्शन, सबसे पहला एक्सेप्शन हमने देख लिया यहाँ पर, ये वाला। नाउ वी आर गोइंग टू सी द सेकंड एक्सेप्शन। ठीक है, अब इस चीज को आप बड़े ध्यान से समझेंगे। मेरे पास बहुत सारी कंट्रीज ऐसे हैं, जैसे हम बात करते हैं चाइना हो गया, अमेरिका हो गया। ठीक है, चाइना और अमेरिका की हम लोग बात करते हैं, तो चाइना और अमेरिका हमारे दो कंट्रीज हैं, हम ये मान के चलते हैं। ठीक है, और जो हमारी कंट्री है वो कहाँ है जी, हमारी कंट्री है इंडिया। एज यू ऑल नो कि इंडिया में जो हमारे पास लेबर है, लेबर की अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा है। इंडिया में जो लेबर है, लेबर की अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा है।
तो चाइना और अमेरिका क्या करते हैं, इनको जब भी कुछ प्रोडक्ट्स अपने रिपेयर कराने होते हैं तो ये रिपेयरमेंट के लिए चीजें कहां पर भिजवाते हैं, इंडिया भिजवाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बड़ी बड़ी ऐसी कंपनीज हैं, कंपनी ए मान लीजिए, कंपनी बी मान लीजिए, जो क्या करती हैं, जिनका डायरेक्ट कॉन्टेक्ट किससे है, चाइना की किसी कंपनी से या अमेरिका की किसी कंपनी से। इन्होंने इनसे कर रखा है कि आपके जितने भी गुड्स हो, खराब गुड्स हो, वो रिपेयरमेंट के लिए आप हमें इंडिया भिजवा दिया जाए, इंडिया भिजवा दें, हम उसको रिपेयर करके आपको वापस कर देंगे। ठीक है, अब आप बड़े ध्यान से बात समझिएगा। इस केस में हमने क्या बोला आपसे, ए कंपनी और बी कंपनी ने किसको बोला, इनको। इसका मतलब कि जो लोकेशन ऑफ सप्लायर है वो तो क्या हो गई, लोकेशन ऑफ सप्लायर तो जी हो गई इंडिया, और जो लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट है वो क्या हो गया, वो हो गया आउटसाइड इंडिया। यस और नो, लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट क्या हो गया, वो हो गया आउटसाइड इंडिया। अब बिकॉज दिस चाइना एंड अमेरिका, ये लोग अपने गुड्स को रिपेयर कराने के लिए गुड्स को इंडिया में भेजेंगे। इसका मतलब जो गुड्स हैं वो फिजिकली क्या करे गए हैं, अवेलेबल करवाए गए हैं। तो ऐसे केस में हमने क्या बोला, सेक्शन 13 सबसेक्शन 3 ने बोला है कि अगर लोकेशन ऑफ सप्लायर या लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट दोनों में से अगर कोई भी एक जना इंडिया के बाहर है और आपने सर्विस दी है इन रिलेशन टू गुड्स विच आर बीइंग मेड फिजिकली अवेलेबल टू यू, तो ऐसे केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा जी, ऐसे केस में प्लेस सप्लाई होगा जहां पे क्या हुई है, परफॉर्मेंस हुई है, एक्चुअल परफॉर्मेंस हुई है। अब आप बड़े ध्यान से मेरी बात समझेंगे, लोकेशन ऑफ सप्लायर भी क्या, इंडिया, प्लेस सप्लाई भी क्या, इंडिया, इसका मतलब जीएसटी लगेगा, बिल्कुल लगेगा। अब आप देखिए ये व्यक्ति क्या बोल रहा है, देखो जब हम इनसे बोलेंगे, जब इन्होंने हमें माल दिया, तो इन्होंने हमें माल दिया, गुड्स भेजे, तो उस पर हम हमारा बिल लगा के देंगे उनको। हमने कहा भाई देखिए सर्विस के आपके हो गए हैं 2.5 लाख रुपए हो गए सर्विस के, जो आपने हमें गुड्स दिए थे, चाइना वाली कंपनी ने और अमेरिका वाली कंपनी ने जो हमें गुड्स दिए, उस गुड्स पे हमने रिपेयर करा, रिपेयर करने के हम उनसे पैसे लेंगे ना। पर सरकार बोल रही है अगर हम पुराना रूल फॉलो करें, तो उसने क्या बोला कि गुड्स अगर फिजिकली अवेलेबल हुए हैं तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा, प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस, जहाँ पे एक्चुअल परफॉर्मेंस हुई है। एक्चुअल परफॉर्मेंस कहाँ पर हुई, इंडिया में। लोकेशन ऑफ सप्लायर कहाँ पर, इंडिया में, दोनों इंडिया में, तो जीएसटी लगेगा। तो इस पे हमने क्या चार्ज कर दिया, इस पे हमने जीएसटी चार्ज कर दिया। अब जब हम इस पे जीएसटी चार्ज करेंगे तो चाइना वाली कंपनी और अमेरिका वाली कंपनी जो है वो क्या करेगी, हमसे झगड़ेगी। वो क्या बोलेंगे, अरे आप जीएसटी क्यों लगा रहे हो, ये तो आपका लोकल टैक्स है, हमें उससे क्या मतलब भाई, हमारी तो सर्विस का खर्चा बढ़ जाएगा, हम आपसे काम ही नहीं करवा रहे। अरे गेटिंग द पॉइंट, ये सुनो। और दूसरा ये कंपनी क्या बोल रही है, अभी कंप्लेन कर रही है गवर्नमेंट से। गवर्नमेंट हमारी बात सुनो। हम एक तो जब हमने चाइना वाली कंपनी से कहा, अमेरिका वाली कंपनी से कहा कि हम तुम्हारे गुड्स रिपेयर करवाएंगे, तो जब हम उनके गुड्स रिपेयर करेंगे तो वो हमें पैसा जो है वो चाइना में यान में देंगे, अमेरिका वाले डॉलर में देंगे। तो हम तो भैया एक तो तुम्हारे देश में फॉरेन करेंसी लेके आ रहे हैं, और फिर भी अगर तुम हम पर जीएसटी लगाओगे तो ये हमसे अपना गुड्स रिपेयर करवाएंगे नहीं। अगर ये गुड्स रिपेयर नहीं करवाएंगे हमसे तो हम खाएंगे क्या, हम पिएंगे क्या, ठीक है। और अगर ये गुड्स हमसे रिपेयर नहीं करवाएंगे तो इंडिया में फॉरेन एक्सचेंज नहीं आएगा। तो भैया तुम हमारे पास कुछ ऐसा करो कि हमारे पास जीएसटी नहीं लगे, हमारे ऊपर जीएसटी नहीं लगे। समझ में आ रही है बात। बिकॉज ये जो अमेरिकन कंपनी और चाइना कंपनी है ये सर्विस का चार्ज देने को तैयार है, बट वाई विल दे पे, वाई दे विल पे, अरे वाई विल दे पे टैक्स, वाई विल दे पे टैक्स, वो टैक्स क्यों पे करेंगे, दे व्हाट दे विल से कि ये तो आपका लोकल टैक्स है ना, ये तो जीएसटी आपका लोकल टैक्स है भाई, हमें इससे क्या फायदा, हम थोड़े इसका यहाँ पे आईटीसी लेने बैठेंगे अमेरिका चाइना में, ये तो आपका लोकल टैक्स है, तो आप लोग फाइट करो, आप अपनी जेब से दो, हम नहीं पे करेंगे जीएसटी। समझ में आ रही क्या बात। और अगर 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 हम क्या करें, अगर हम चलो ऐसा करते हैं कि मान लेते हैं इस पे है ना जीएसटी जो है वो कितना आ रहा था, मान लो 50,000 आ रहा था, तो हमने शानापंदी करी, हमने कहा कि एक काम करेंगे, हम चाइना वाली कंपनी को और अमेरिका वाली कंपनी को अलग अलग प्राइस कोट ही नहीं करेंगे। एक काम करते हैं, उसको पूरा सर्विस ही अपन कितने की दिखा देंगे, 3 लाख की दिखा देंगे। जब वो हमें 3 लाख रुपए देगा तो 50,000 जीएसटी के जमा कर देंगे, 2.5 लाख अपनी जेब में ले लेंगे। तो इसका मतलब आप सर्विस से कितना चार्ज कर रहे हो, 3 लाख रुपए चार्ज कर रहे हो आप सर्विस के। इसका मतलब आपने अपनी सर्विस की कॉस्ट क्या कर दी, बढ़ा दी। अब मार्केट में दूसरा कॉम्पिटिटर जो होगा वो 3 लाख से अगर 280 में देने को तैयार हो जाए तो आपके पास से तो क्या हो गया, काम चला गया आपके पास से। समझ में आ रही है। तो आपको दुख समझ में आया यहाँ पे लोगों का। हाँ, तो इसलिए सरकार ने क्या कहा कि ऐसे केस में, कैसे केस में,
जहां पर गुड्स जो हैं वो इंडिया के बाहर से इंडिया में सिर्फ टेम्पररी बेसिस पे आए हैं। टेम्पररी मतलब सिर्फ रिपेयर के लिए आए हैं, मेंटेनेंस के लिए आए हैं। जैसे ही उनका रिपेयर मेंटेनेंस हो जाएगा उसको आप इंडिया से क्या करते हो, चलता करते हो, मतलब आप उसको तुरंत इंडिया से भगा देते हो। अगर ये चीज है तो ऐसे केस में हमने क्या बोला जी, इन दीज टाइप ऑफ केसेस योर प्लेस ऑफ सप्लाई, आपकी जो प्लेस ऑफ सप्लाई है वो हम क्या मानेंगे, वो हम मानेंगे लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट मानेंगे। क्या मानेंगे हम उसको लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट मानने वाले। कैसे केस में सर, केस हम बोल रहे हैं आपसे, अगर आपने इंपोर्ट करा है गुड्स को टेम्पररीली, ठीक है ना, परमानेंट नहीं, टेम्पररीली करा है, किसके लिए करा है, रिपेयर्स के लिए करा है, और रिपेयर करने के बाद आपने उसको एक्सपोर्ट कर दिया है विदाउट यूज इन इंडिया, इंडिया में यूज नहीं करा आपने उसको, बस रिपेयर करके चलता करा, जाओ भैया यहाँ से वापस, तो ऐसे केस में प्लेस ऑफ सप्लाई जो है वो परफॉर्मेंस वाली नहीं मानी जाएगी, बल्कि क्या मानी जाएगी, लोकेशन ऑफ सप्लायर मानी जाएगी। ठीक है, अब देखिए इस केस में क्या हुआ, चाइना कंपनी कहाँ पे, चाइना में, अमेरिका कंपनी कहाँ पे, अमेरिका में, सर्विस देने वाला कहाँ पे, इंडिया, तो लोकेशन ऑफ सप्लायर कहाँ पे, इंडिया, प्लेस सप्लाई कहाँ पे, आउटसाइड इंडिया, तो ये क्या हो गया, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस हो गई। और आप सब पढ़ ही चुके हैं कि एक्सपोर्ट के केस में जो जीएसटी है वो कितना है, 0% है, दैट्स व्हाई वी कॉल इट व्हाट, जीरो रेटेड सप्लाई। क्या बोलते हैं उसको अपन, जीरो रेटेड सप्लाई बोलते हैं। आई होप ये चीज आपको क्लियर है। तो सिंपल सी एक बात बोली गई आपसे कि अगर आप सप्लाई दे रहे हैं इन रेस्पेक्ट ऑफ गुड्स एंड दैट गुड्स हैव बीन मेड फिजिकली अवेलेबल टू यू, तो वैसे तो उनकी प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी, वो जगह जहां पे उन गुड्स पे परफॉर्मेंस हुई है, ठीक है, एक्चुअल परफॉर्मेंस जहां पे हुई है। पर इसके दो एक्सेप्शन है। पहला क्या, अगर आप गुड्स पे जो सर्विसेज है वो इलेक्ट्रॉनिकली मोड से दे रहे हैं तो पीओएस हो जाएगा लोकेशन ऑफ गुड्स, जहां पे गुड्स अवेलेबल है वो। और दूसरा, अगर आपने गुड्स इंडिया में इंपोर्ट करे हैं टेम्पररी बेसिस पे और आपने उसको एक्सपोर्ट कर दिया है रिपेयर होने के बाद और आपने उसको इंडिया में यूज नहीं करा है, तो ऐसे केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट होने वाला है। ठीक है, तो ये हमने बात करी किसकी, सेक्शन 13 सबसेक्शन 3 को लेके। अब सेक्शन 13 सबसेक्शन 3 का अभी जो हमने पार्ट कवर करा है वो हमने पार्ट कवर करा है ए पार्ट। सेक्शन 13 सबसेक्शन 3 का एक बी पार्ट भी है, और वो क्या है, where physical presence of individual is necessary, where physical presence of individual is necessary, मतलब कि अब जो सर्विस है वो दी जा रही है ऐसे, उस केस में रिसिपिएंट का होना क्या है जरूरी है, इंसान का होना क्या है जरूरी है। अगर आपको कटिंग करवानी है तो जिसकी कटिंग करवानी है उसका होना क्या है जरूरी है। ठीक है, तो सप्लाई of services in respect of what, where the physical presence of individual is necessary। तो ऐसे केस में क्या बोला गया है, अगर ऐसी कोई सर्विसेज हैं तो इस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा जी, प्लेस सप्लाई हो जाएगा आपका लोकेशन where services are actually performed। ठीक है, तो प्लेस सप्लाई विल बी लोकेशन where service is actually perform। ठीक है, लोकेशन वेयर सर्विस इज एक्चुअली परफॉर्म, दैट विल बी योर प्लेस ऑफ सप्लाई। तो यहाँ पे हमने हमारा पहला पॉइंट जो है वो कवर करा है। क्या होता है हमारा पहला पॉइंट, एक बार देखते हैं हम इसमें। ठीक है, हाँ चलिए काम करते हैं, पहले मैं आपको इसके रेस्पेक्ट में एक एग्जाम्पल करा दूं ताकि आपको उससे और समझ में आ जाएगा कि ऐसा क्या है। ठीक है, चलिए हम एग्जाम्पल लेते हैं आपसे। एक बंदा है, उसका नाम क्या है, मिस्टर एक्स। एग्जाम्पल नंबर 1, एक बंदा है, उसका नाम क्या है, मिस्टर एक्स। एक्स जो है वो क्या है जी, एक्स जो है वो हेयर स्टाइलिस्ट है, और ये कहाँ पे काम करता है, ये अपने काम करता है, लेट्स सपोज न्यू दिल्ली में काम करता है ये। ठीक है, ये हेयर स्टाइलिस्ट है और ये अपने न्यू दिल्ली में काम करता है। ये अभी कहाँ जा रहा है, ये ट्रैवलिंग कर रहा है, कहाँ पे, चाइना गया है। ये कहाँ पे गया है, इसमें ट्रैवलिंग कर रही है इसने चाइना में। चाइना क्यों गया है ये, ताकि ये वहाँ पे अपनी सर्विसेज दे सके, सो दैट ही कैन प्रोवाइड व्हाट, सो दैट ही कैन प्रोवाइड हिज सर्विसेज। अब इसने अपनी सर्विसेज जो है वो किसको दी है, अपने वो है ना जैकी जैन भैया जी। ठीक है, तो जैकी जैन है, क्या नाम है, जैकी जैन याद आ रहा है मुझे। ठीक है, जे कर देते हैं अपन। तो जैकी जैन को क्या दी है इसने, सर्विसेज दी है इसने। क्यों, उनकी उन्होंने हेयर स्टाइल जो है वो स्टाइल करी है। ठीक है, उनके जो हेयर थे उन्होंने उसको स्टाइल दिया है। ठीक है, अब बात करते हैं क्या, ऐसे केस में सिंपल सी बात है, जो लोकेशन ऑफ क्या है, सप्लायर, लोकेशन ऑफ सप्लायर तो कहाँ की हो गई, न्यू दिल्ली की हो गई। लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट जैकी जैन कहाँ का है, चाइना का है।
तो एक बंदा कहाँ पर है, इंडिया में, एक बंदा कहाँ पर है, आउटसाइड इंडिया। सर्विस कौन सी है, ऐसी सर्विस जहाँ पे बंदे का फिजिकल प्रेजेंस होना क्या था, जरूरी था। ठीक है, तो ऐसे केस में पीओएस क्या माना जाएगा, पीओएस वो जगह जहाँ पे सर्विस एक्चुअल में परफॉर्म हुई है। सर्विस एक्चुअल में परफॉर्म कहाँ पे हुई है जी, चाइना में परफॉर्म हुई है। तो ये हो गया लोकेशन ऑफ सप्लायर, ये हो गया प्लेस सप्लायर। ठीक है, ये क्या हो जाएगी आपकी एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस, क्योंकि ये कहाँ पर है, इंडिया के, इंडिया में है, ये इंडिया के बाहर है। पैसा जो है किस में आएगा, कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज में आएगा। तो ये हो गया आपका एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस। ठीक है, तो इन चीजों से हमें पता चलेगा, दैट्स व्हाई वी आर स्टडिंग व्हाट दिस टॉपिक प्लेस सप्लाई, ताकि हम पता कर सकें कि जो चीजें हैं, जो सप्लाई है हमारी, वो इंट्रा स्टेट है, इंटर स्टेट है, या फिर एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस है, या इंपोर्ट ऑफ सर्विस भी हो सकती है। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि हम एक्सपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे, इंपोर्ट के बारे में तो पढ़ सकते हैं। मतलब कि क्या, हमने अमेरिका की किसी कंपनी से सॉफ्टवेयर परचेज करा है, हमने अमेरिका की किसी कंपनी से क्या करा, सॉफ्टवेयर परचेज करा। चलिए मैं इसका एग्जाम्पल दे देता हूँ आपको। पहले हमने एग्जांपल लिया था क्या, कि इंडियन कंपनी से किसी ने सॉफ्टवेयर परचेस करा है। हम बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है, माइक्रोसॉफ्ट कहाँ पर है जी, यूएसए में है। और हमारी कंपनी है यहाँ पे कौन सी, रिलायंस। रिलायंस कहाँ पर है, रिलायंस इज इन मुंबई। अब रिलायंस कंपनी ने माइक्रोसॉफ्ट वालों से क्या कर रखा है, सॉफ्टवेयर परचेस कर रखा है। ये सॉफ्टवेयर परचेस करने के बाद इन्होंने इस सॉफ्टवेयर को अपने सिस्टम में क्या कर दिया, इंस्टॉल कर दिया। ठीक है, ये हमारा सिस्टम है, सिस्टम समझ लीजिए इसको। अब यहाँ पे इनके पास क्या है, इनके पास भी अपना सिस्टम है। ठीक है, ये भी अपना सिस्टम लेके बैठे हुए हैं। हमने जो माइक्रोसॉफ्ट यहाँ से लिया, वो हमने यहाँ पे क्या कर लिया, इंस्टॉल कर लिया। ठीक है ना, अब मेरे को ऐसे याद आ रहा है थोड़ा बहुत, ये हमने माइक्रोसॉफ्ट हमारे सिस्टम में इंस्टॉल कर लिया। ठीक है, नाउ वी आर फेसिंग सम प्रॉब्लम। अच्छा, पहली चीज ये कौन है, बिकॉज इन लोगों ने सर्विस दी है, तो ये हो गई लोकेशन ऑफ सप्लायर। हमने ले रहे हैं हम, तो हम कौन हो गए, लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट मुंबई हो गए। 1 पर्सन इज आउटसाइड इंडिया, 1 पर्सन इज इन इंडिया। अब हमने कहा जी आपके माइक्रोसॉफ्ट के जो सॉफ्टवेयर है उसमें कोई दिक्कत आ रही है, तो उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं, आप एक काम करो, टीम व्यूवर या एमी से कनेक्ट करवा दो अपना सिस्टम। तो हमने यहाँ पे हमारा एमी इंस्टॉल करा, यहाँ पे कोड आया, ये कोड हमने फोन के जरिए इनको दे दिया। अब इन्होंने अपने एमी में वो कोड डाला, और अब जो है ये हमारा सिस्टम अपने सिस्टम से क्या कर पा रहे हैं, एक्सेस कर पा रहे हैं। इन्होंने इलेक्ट्रॉनिकली फॉर्म में क्या कर दिया जी, इलेक्ट्रॉनिक इन्होंने सिस्टम को सही कर दिया। मतलब जो गुड्स था वो हमने इनको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कर दिया। तो इस केस में क्या हुआ, इस केस में लोकेशन ऑफ सप्लायर तो कहाँ पर है जी, यूएसए, अमेरिका। और प्लेस ऑफ सप्लाई क्या मानी जाएगी, प्लेस ऑफ सप्लाई। ऐसे केस में एक्सेप्शन वाला केस है ना ये, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिकली मीन से आपने गुड्स को सही करा है। तो ऐसे केस में आपकी जो क्या हो जाएगी, लोकेशन ऑफ गुड्स। तो लोकेशन ऑफ गुड्स कहाँ पर है जी, लोकेशन ऑफ गुड्स कहाँ पर है, इंडिया में है। तो इफ द सप्लायर इज व्हाट, आउटसाइड इंडिया, एंड प्लेस सप्लाई इज इन इंडिया, तो ऐसे केस को हम क्या मानेंगे, इसको हम मानेंगे इंपोर्ट ऑफ सर्विस। आपने क्या करी है जी, इंपोर्ट ऑफ सर्विस करी है। क्या इंपोर्ट ऑफ सर्विस जो है आपकी वो सप्लाई होती है, हाँ। अब सब देखो कैसे कैसे चीजें लिंक हो रही है। अब हम डेफिनेशन पे आ गए, हमने आपसे कहा था ना इंपोर्ट ऑफ सर्विस, इंपोर्ट ऑफ सर्विस याद आ रहा है आपको, अरे सप्लाई की डेफिनेशन में हमने आपको पढ़ाया था ना इंपोर्ट ऑफ सर्विस। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका इंपोर्ट ऑफ सर्विस। इंपोर्ट ऑफ सर्विस हमने 2 पॉइंट देखे थे कि इंपोर्ट ऑफ सर्विस हुई है अगर कंसिडरेशन का होना जरूरी है, भले ही वो बिजनेस के लिए हो या ना हो, तो उसको हम क्या मानेंगे, क्या मानेंगे, उसको हम सप्लाई मानेंगे। और फिर हमने शेड्यूल 1 में देखा था कि अगर आपने इंपोर्ट ऑफ सर्विस करी है विदाउट कंसिडरेशन करी है, आपने करी किससे है, अपनी ही किसी ब्रांच से करी है या अपनी ही किसी रिलेटिव से करी है आपने, एंड दैट टू व्हाट, उसका जो कनेक्शन है वो बिजनेस से होना जरूरी था उस टाइम पे। तो ये 2 बातें हमने इंपोर्ट ऑफ सर्विस के लिए आपसे पहले ही हम कर चुके हैं। ठीक है, अब इस केस में तो क्या है, इस केस में तो आपका नॉर्मल वो लगा जाएगा पूरा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कवर करा है हमारा क्या, सप्लाई ऑन सर्विसेज ऑन गुड्स हो गया, फिजिकली मेड अवेलेबल बाय रेसिपिएंट। ठीक है, तो प्लेस सप्लाई क्या रहेगा आपका, प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस, एक्सेप्शन इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, लोकेशन ऑफ गुड्स, इंपोर्टेड टेम्परली फॉर रिपेयर्स, एक्सपोर्टेड, तो इस केस में क्या हो जाएगा, प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट। रिपीटिंग इट वन मोर टाइम, सेक्शन 13 सबसेक्शन 3 में क्या लिखा हुआ है, सप्लाई ऑन सर्विसेज ऑन गुड्स विच आर फिजिकली मेड अवेलेबल बाय रिसिपिएंट। ठीक है, तो इस केस में क्या बोला गया, या फिर अगर आपको इंडिविजुअली फिजिकली प्रेजेंट होना पड़ता है तो उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई जो है आपका, प्लेस ऑफ सप्लाई वो क्या होगा, प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस। अब इसके एक्सेप्शन से गुड्स के, अगर आपने इलेक्ट्रॉनिकली मीन से दी है तो फिर लोकेशन ऑफ गुड्स हो जाएगा, और अगर आपने गुड्स इंपोर्ट करे हैं टेम्परली फॉर रिपेयर्स एंड एक्सपोर्टेड विदाउट यूज इन इंडिया, तो उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट हो जाएगा। मतलब इस केस में सेक्शन 13 सबसेक्शन 2 लगेगा।
और सेक्शन 13 सबसेक्शन 2 किसका है, डिफॉल्ट रूल का है, वो लगने वाला है। नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड टू सेक्शन 13 सबसेक्शन 4। ये सेम वैसा ही है जैसे हमने 12 में देखा था। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सर्विसेज इन रिलेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी के रेस्पेक्ट में कुछ है तो उसका पीओएस क्या होगा, वो जहां पर इमूवेबल प्रॉपर्टी लोकेटेड है या फिर इंटेंडेड टू बी लोकेटेड है, मतलब कि जहां पर वो प्रॉपर्टी है या फिर वो जगह जहां पे वो प्रॉपर्टी बनने वाली है। तो सप्लाई ऑफ सर्विसेज डायरेक्टली ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी, अब इसमें कौन कौन सा आ जाएगा आपका, एक्सपर्ट्स आ गए, रेंटिंग आ गए, इंटीरियर हो गया आपका, आर्किटेक्ट हो गए, सारी सर्विसेज इसमें आ गई हैं। तो पीओएस क्या होने वाला है, प्लेस वेयर इमूवेबल प्रॉपर्टी इज लोकेटेड और इंटेंडेड टू बी लोकेटेड, ठीक है। दैट्स इट, यही चीज आएगी आपकी, ठीक है। इसके रेस्पेक्ट में एग्जांपल मैं भी रुक के लूंगा आपका। 13 सबसेक्शन 5 आपको याद होगा, हमने वहां पे 12 में 2 सर्विस देखी थी, एडमिशन ऑफ अ इवेंट और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एन इवेंट। तो यहाँ पे दोनों कंबाइन कर दिया गया है। ऐसी कोई सी भी अगर सर्विसेज है तो उसमें सिंपल सी बात बोली गई है कि पीओएस क्या होने वाला है, प्लेस वेयर इवेंट इज एक्चुअली हेल्ड, प्लेस वेयर इवेंट इज एक्चुअली हेल्ड, जहां पर भी इवेंट हो रहा होगा उस जगह को क्या मान लिया जाएगा, प्लेस ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा। इज दैट क्लियर? ओके, नाउ हम बात करते हैं सेक्शन 13 सबसेक्शन 6 की। सेक्शन 13 सबसेक्शन 6 क्या बोलता है आपसे, सप्लाई ऑफ सर्विस करिए आपने, क्या करा है आपने सप्लाई ऑफ सर्विस की जो आपने बात करी है 13.3 में, 13.4 में और 13.5 में। 13.3 में हमने करा क्या, रिपेयरमेंट्स ऑफ गुड्स वगैरह के लिए, 4 में हमने इमूवेबल प्रॉपर्टी और 5 में हमने बात करी इवेंट को। अगर आपने ये एक से ज्यादा टैक्सेबल टेरिटरीज में दी है, अगर आपके द्वारा ये सर्विसेज एक से ज्यादा टैक्सेबल टेरिटरी में दी गई है तो मान लिया जाएगा कि आपने जो सारी की सारी सर्विसेज है वो दी है, कहाँ पे दी है आपने वो सारी की सारी सर्विसेज दी हैं टैक्सेबल टेरिटरी में। ये बात अभी आपको एकदम से क्लिक नहीं हुई है, इसका मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, आपको उससे ये चीज जो है वो अच्छे से समझ में आएगी, ठीक है। चलिए सबसे पहले मैं एग्जांपल ले रहा हूं, एक नॉर्मल सा एग्जांपल। हमने पहले आपसे डिस्कस कर लिया क्या, इमूवेबल प्रॉपर्टी हमने डिस्कस कर लिया, 13.5 एडमिशन ऑफ अ इवेंट हमने कर लिया। तो इस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, प्लेस जहां पे इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है आपकी, इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या है, लोकेटेड है या फिर इंटेंडेड टू भी लोकेटेड है, ठीक है ना, वो हमने बात कर ली यहाँ पे। इसके केस में हम बात करें तो पीओएस क्या होने वाला है, जहां पे भी आपका क्या होगा, इवेंट जो है वो क्या होगा, परफॉर्म होगा, ठीक है। जहां पे भी आपका इवेंट जो है परफॉर्म या फिर इवेंट आपका हेल्ड होने वाला है वो जगह। अब हम एग्जांपल्स ले रहे हैं, 13 सबसेक्शन 6 अभी हम नहीं देख रहे, टच नहीं कर रहे हैं इसको हम अभी, ठीक है। हम एग्जांपल्स देख रहे हैं किसके, मूवेबल प्रॉपर्टी के रेस्पेक्ट में, और इसका ही एग्जांपल लेके मैं आपको ये पॉइंट भी समझाऊंगा, ठीक है। क्योंकि ये जो है वो किस किस पे एप्लीकेबल है, 13.3 पे, 13.4 पे और 13.5 पे। तो कोई सा भी अगर एक समझ में आ जाएगा तो रिमेनिंग आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएंगे। हम बात करते हैं, एक बंदा है, उसका नाम क्या है, उसका नाम है मिस्टर के। क्या नाम है उसका, मिस्टर के। मिस्टर के जो है वो क्या है जी, आर्किटेक्ट है। ये कहाँ पे, न्यू दिल्ली में। ये कहाँ पे है जी, न्यू दिल्ली में ये आर्किटेक्ट है, ठीक है। और हमने कहा ये एंटर हुए हैं क्या, एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट। ये कॉन्ट्रैक्ट में क्या हुआ है, एंटर हुए हैं, और इसको इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किससे करा है, इन्होंने ये कॉन्ट्रैक्ट करा है मिस्टर पी से। किससे करा है इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट, इन्होंने मिस्टर पी से कॉन्ट्रैक्ट करा है। मिस्टर पी जो है वो कहाँ पे रहता है, मिस्टर पी रहता है न्यूयॉर्क में। इसका मतलब कि जो सर्विस देने वाला है, लोकेशन ऑफ सप्लायर, वो तो क्या होगी, इंडिया। जो सर्विस लेने वाला है, लोकेशन ऑफ रिसिपेंट, वो क्या होगा, आउटसाइड इंडिया। एक इंडिया में एक बार ऑब्वियसली सेक्शन 13 जो है वो एप्लीकेबल हो गया है। और ये जो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट करा है ये किसके संबंध में करा है, ये करा है इन्होंने इन रिलेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है, इन रिलेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी। और ये जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है ये कहाँ पर है, पुणे में है। ये कहाँ पर है, पुणे में है। तो इस केस में पीओएस क्या माना जाएगा, प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी पुणे वेयर द इमूवेबल प्रॉपर्टी इज लोकेटेड। तो लोकेशन ऑफ सप्लायर भी इंडिया में है, पीओएस भी इंडिया में है, ये टैक्सेबल टेरिटरी में, तो इस पे जीएसटी जो है वो लगने वाला है, ठीक है। अब हम आपसे बात करते हैं क्या, एक नए क्वेश्चन की, इस नए एग्जाम्पल की। बड़े ध्यान से आप बात सुनते हुए चलेंगे। एक बंदा है, उसका नाम क्या है, मिस्टर एस, ठीक है। मिस्टर एस जो है ये क्या है, सेम वही हम बोल रहे हैं आपसे, ये आर्किटेक्ट है और कहाँ पर रहता है, ये न्यू दिल्ली में रहता है, ठीक है। ये एंटर हुआ है, एंटर इनटू अ
कॉन्ट्रैक्ट, एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुआ है ये किससे, वही बंदा है हमारा, एक एंटर हुआ है कॉन्ट्रैक्ट में, किससे एंटर हुआ है, मिस्टर पी से कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुआ है। मिस्टर पी कहाँ के हैं, मिस्टर पी है न्यूयॉर्क के, मिस्टर पी कहाँ के, न्यूयॉर्क के। और इसने कहा है कि ये क्या देगा जी, प्रोफेशनल सर्विसेज देगा, क्या देगा, ही विल गिव प्रोफेशनल सर्विसेज। प्रोफेशनल सर्विसेज किसके रेस्पेक्ट में देगा जी, प्रोफेशनल सर्विसेज देने वाला है इन रिलेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, एक इमूवेबल प्रॉपर्टी के रेस्पेक्ट में ये देने वाला है, इन रिलेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ मिस्टर पी, ठीक है, मिस्टर पी की जो प्रॉपर्टी है। और इसके पास अब जो प्रॉपर्टी है वो दो जगह पे है, एक इसकी प्रॉपर्टी है पुणे में और एक इसकी प्रॉपर्टी है कहाँ पे, न्यूयॉर्क में, दो जगह इसकी क्या है, प्रॉपर्टी है। अब आपको अगर बता दिया जाए इसका मतलब क्या है, अब इसका मतलब ये हो गया है कि आपके द्वारा जो सर्विसेज है वो एक से ज्यादा, मतलब दिस सर्विसेज इज बीइंग गिवन इन मोर देन 2 टैक्सेबल टेरिटरी, जो हमने बात डिस्कस करी किसमें, 13 सबसेक्शन 6 में। यहाँ पे ये तो बोला गया कि आप सप्लाई और सर्विस कर रहे हैं कहाँ पे, मल्टीपल टैक्सेबल टेरिटरी में, तो ये 2 टेरिटरी हो गई। अब बता दिया जाए आपको जो आपकी पुणे है, पुणे तो इंडिया में आता है, तो पुणे किस में आता है, टैक्सेबल टेरिटरी में आता है, मतलब कि इंडिया की यहाँ पर क्या है, पहुंच है, इंडिया पुणे में जाके लोग, अगर कोई पुणे का बंदा है तो भैया आप टैक्सेबल टेरिटरी में आते हो, आपको जीएसटी देना पड़ेगा। पर न्यूयॉर्क की अगर हम बात करें तो न्यूयॉर्क किस में आता है, न्यूयॉर्क आता है आपका नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में, न्यूयॉर्क किस में न्यूयॉर्क किस में आता है आपका, नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में आता है, ठीक है। अब मान लीजिए 40 लाख की सर्विस इसने कहाँ पे दी है, पुणे में, और 50 लाख की सर्विस कहाँ पे दी है इसने, न्यूयॉर्क में। तो सेक्शन 13 सबसेक्शन 6 के माध्यम से ये माना जाएगा कि ये सारी की सारी सर्विसेज आपने कहाँ पे दी है, टैक्सेबल टेरिटरी में दी है, और पूरे के पूरे 90 लाख पे क्या लगेगा, जीएसटी लगेगा, क्योंकि ये माना जाएगा कि पूरे के पूरे 90 लाख की जो आपकी सर्विस आपने दी है वो कहाँ पे दी है, आपने पुणे में दी है, कहाँ पे दी है, आपने पुणे में दी है, ठीक है। तो ये पॉइंट बोला गया है कि अगर सप्लाई और सर्विस होती है सिर्फ इन 3 पॉइंट्स में, इफ इट इज गिवन इन मोर देन इन मल्टीपल टैक्सेबल टेरिटरी, तो प्लेस सप्लाई क्या माना जाएगा, टैक्सेबल टेरिटरी, पीओएस क्या मान लिया जाएगा, पुणे टैक्सेबल टेरिटरी मान लिया जाएगा, और एंटायर कॉन्ट्रैक्ट इन टैक्सेबल टेरिटरी, और मान लिया जाएगा कि पूरा कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कहाँ पे हुआ है, टैक्सेबल टेरिटरी में ही हुआ है, इसलिए पूरे के पूरे 90 लाख पे जो जीएसटी वो आपको इंडिया में पे करना पड़ेगा। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। तो यहाँ पे हमने कवर करें हमारे पॉइंट्स कौन कौन से, सेक्शन 13 सबसेक्शन 4, सेक्शन 13 सबसेक्शन 5 एंड सेक्शन 13 सबसेक्शन 6, ठीक है। ओके, आई थिंक ये चीज आपको क्लियर है। अब हम बात करते हैं किसकी, हमारे सेक्शन 13 सबसेक्शन 7 की, किसकी बात करने जा रहे हैं हम बात करने जा रहे हैं सेक्शन 13 सबसेक्शन 7 की। सेक्शन 13 सबसेक्शन 7 आई थिंक ये मैं आपके साथ पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, और इसमें सिंपल सा हम एक लॉजिकल बात बोल रहे हैं आपसे। मान लीजिए आपने जो सर्विसेज हैं वो अलग अलग स्टेट्स में दी है, कहाँ पे दी है, अलग अलग स्टेट्स में, मतलब कि एक सर्विस दी आपने दिल्ली में ले लेते हैं, एक राजस्थान में मान लेते हैं, एक पंजाब में दी है, ठीक है, आपके द्वारा ये सर्विसेज दी गई हैं। तो यहाँ पर जो हमारी जो भी वैल्यू ऑफ सप्लाई होगी उसे हमें स्टेट वाइज क्या करना होगा, डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। ये सिंपल सा लॉजिक आपको बोला गया है। तो अगर यहाँ पे ये लिखा हुआ है सप्लाई और सर्विसेज अगर होती हैं मोर देन 1 स्टेट और यूनियन टेरिटरी में, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा, सप्लाई इन ईच रेस्पेक्टिव स्टेट, मतलब कि अपनी अपनी वैल्यू ऑफ सप्लाई के लिए वो माना जाएगा कि इतनी इतनी सप्लाई आपने इतनी इतनी रेस्पेक्टिव स्टेट्स में करी है, ठीक है। ये मैं आपको प्रीवियस वीडियोस में जब हमने एडवर्टीजमेंट का लिया था, आपको याद होगा हमने 2 जगह एडवर्टीजमेंट करवाए थे, ठीक है। तो दोनों के लिए उनकी प्लेस सप्लाई क्या मानी गई थी, अपनी अपनी रेस्पेक्टिव स्टेट मानी गई थी, और अपनी अपनी रेस्पेक्टिव वैल्यू जो थी उनकी वैल्यू ऑफ सप्लाई हो गई थी, तो उस वैल्यू पे उस पर जीएसटी लगने वाला है, ठीक है। आई थिंक ये चीज क्लियर है आपको यहाँ पे। नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड, और अभी हम यहाँ पे सेक्शन 13 सबसेक्शन 8 को यहाँ पे अभी नहीं ले रहे हैं, हम कवर नहीं कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर कवरिंग सेक्शन 13 सबसेक्शन 9। सेक्शन 13 सबसेक्शन 9 सिंपल सा क्या बोल रहा है, आप जो सर्विस है वो कौन सी दे रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स की सर्विस दे रहे हैं आप, अदर देन मेल एंड कोरियर। तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो रहा है आपका अदर देन मेल एंड कोरियर। तो सिंपल सी बात बोली गई यहाँ पे, मेल एंड कोरियर को छोड़ के अगर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स की सर्विस दी जा रही है तो इस केस में जो आपका प्लेस ऑफ सप्लाई है,
तो इस केस में जो आपका प्लेस ऑफ सप्लाई है वो क्या माना जाएगा, प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी द डेस्टिनेशन ऑफ गुड्स, जहाँ पे गुड्स क्या होंगे अल्टीमेटली जाने वाले हैं, वो डेस्टिनेशन जो है उन गुड्स की उसको क्या मान लिया जाएगा, सॉरी प्लेस ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द व्हाट, पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस। पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस में सिंपल सी बात बोली गई है, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी, प्लेस ऑफ सप्लाई भैया होने वाली है वही पॉइंट है जो हमने वहां पर डिस्कस करा था कि जहां से पैसेंजर ने क्या करा है, एम्बार्क, मतलब जहां से वो चढ़ा है, जहां से पैसेंजर ने क्या करा होगा, एम्बार्क करा होगा, ठीक है, जहां से पैसेंजर ने एम्बार्क करा है किस पे, ऑन द कन्वेंस, कन्वेंस मतलब जिसपे वो बैठ के जा रहा है उस पे, ठीक है, कंटिन्यूस जर्नी के लिए अपनी, तो दिस विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। नाउ सर्विस ऑन बोर्ड, सर्विस ऑन बोर्ड मतलब आपको पहले पता चुके हैं ये कि आप अगर रास्ते में ट्रेन में एरोप्लेन में ट्रेवल कर रहे हैं तो रास्ते में जो आपको सर्विसेज दी जाती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, सर्विस ऑन बोर्ड। तो उसके लिए पूछा गया कि उसके लिए क्या रहेगा प्लेस ऑफ सप्लाई, तो वही जो पॉइंट हमने वहां पर डिस्कस करा था, प्लेस सप्लाई क्या होने वाला है आपका, फर्स्ट शेड्यूल्ड पॉइंट, क्या होने वाला है जी, फर्स्ट शेड्यूल्ड पॉइंट, मतलब जहां से वो ट्रेन चली है, फर्स्ट शेड्यूल्ड पॉइंट ऑफ डिपार्चर, ठीक है, जहां से वो ट्रेन क्या है आपकी चली है, ठीक है, फर्स्ट शेड्यूल पॉइंट ऑफ डिपार्चर ऑफ कन्वीनियंस, कन्वीनियंस मतलब कि वो जो साधन आपने यूज करा है अपनी ट्रैवलिंग के लिए वो चीज, तो ये चीजें आपकी क्या है, बिल्कुल बिल्कुल सेम है, बिल्कुल बिल्कुल सेम है। तो यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं आपके साथ ये पॉइंट, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स अदर देन मेल एंड कोरियर, मेल एंड कोरियर यहाँ पे कवर नहीं करे गए, इसका मतलब कि मेल एंड कोरियर जो है वो कवर किसमें है आपका, डिफॉल्ट रूल में कवर हो जाएगा 13 में। प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा, प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन ऑफ गुड्स हो जाएगा। पैसेंजर ट्रांसपोर्ट में क्या हो जाएगा, जहां से वो एम्बार्क करा है। बोर्ड सप्लाई पे क्या हो जाएगा, जहां पे वो क्या करा होगा, फर्स्ट शेड्यूल पॉइंट ऑफ डिपार्चर ऑफ कन्वेंस, ये हो जाएगा आपका, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे सिर्फ बची है क्या, कुछ सर्विसेज जो कि हम बात करते हैं 13(8) की और 13(12) की, हमारे पास ये बचा हुआ है और इसको हमें थोड़ा डीप में डिस्कस करना होगा, तो इसको हम लेने वाले हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। ओके तो अभी हमने सिर्फ ये 2 पॉइंट छोड़े हैं और 13 जो है आई थिंक ये आपके सिलेबस में से हट चुका है, ये कवर नहीं है आपके में, तो पर फिर भी मैं आपको एक बार कवर करा दूंगा। 13(8) और 13(12) थोड़ा हमें डीप में पढ़ना है, इसलिए हमने ये दोनों छोड़ दी हैं और इन दोनों को छोड़ने के बाद जैसे ये दोनों भी कवर हो जाएंगी, यहाँ पे हमारा प्लेस सप्लाई जो है वो खत्म हो जाएगा। क्लियर है ये, चलिए एक काम करते हैं, यहाँ पे आपके साथ साथ अभी हम इनको तो छोड़ ही रहे हैं, तो मैं आपका यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ आपके साथ डिफॉल्ट रूल, ठीक है। तो डिफॉल्ट रूल हम डिस्कस कर लेते हैं, आपका यहाँ पे एक डिफॉल्ट रूल छोटा सा डिस्कस कर लेते हैं, फिर लास्ट जो हमारी वीडियो रहेगी वो सिर्फ उन दोनों के रिस्पेक्ट से रहने वाली है। तो 13 सबसेक्शन 2 डिफॉल्ट रूल क्या बोलता है, ऑब्वियसली यहाँ पे हमने जो सर्विसेज कवर करी, अगर कोई स्पेसिफिक सर्विस है तो वो इसमें कवर हो जाएंगी, पर अगर कोई सर्विस स्पेसिफिक नहीं है तो वो किस में आएगी, जनरल क्लॉज में आएगी। और यहाँ पे सिंपल सी बात बोली गई है कि प्लेस ऑफ सप्लाई क्या रहेगा आपका, लोकेशन ऑफ रिसिपेंट होने वाला है। प्लेस सप्लाई क्या होगा, लोकेशन ऑफ रिसिपेंट, पर अगर किसी कारणवश लोकेशन ऑफ रिसिपेंट अवेलेबल नहीं है, नॉट अवेलेबल, तो इस केस में प्लेस सप्लाई क्या हो जाएगा, लोकेशन ऑफ सप्लायर हो जाएगा। तो ये डिफॉल्ट रूल है आपका, पहले में भी यही था, 12th वाले में क्या बोला था उसमें कि भैया अगर उसका एड्रेस रिकॉर्ड्स में एग्जिस्ट करता है तो लोकेशन ऑफ रिसिपेंट, नहीं करता तो लोकेशन ऑफ सप्लायर। यहाँ पे भी ये बोला गया अगर लोकेशन ऑफ रिसिपेंट अवेलेबल है तो ठीक है, अवेलेबल नहीं है तो लोकेशन ऑफ सप्लायर क्या मान लिया जाएगा, आपका प्लेस ऑफ सप्लायर मान लिया जाएगा। क्लियर।